हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण, जो 10वीं क्लास का है। वो है रचना के आधार पर वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य हमारे 9th क्लास में आते हैं और रचना के आधार पर वाक्य हमारे 10th क्लास में आते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य। पहले वीडियो में हमने वाच्य समझा था, वाक्य का ही एक अंश होता है, भाग होता है। तो आज वाक्य, रचना के आधार पर वाक्य पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वाक्य है क्या चीज़। कई बच्चे क्या होते हैं कि शब्दों का समूह वाक्य बता देते हैं, लेकिन वो बेटा डेफिनेशन रॉन्ग है। शब्दों के सार्थक समूह को ही वाक्य कहते हैं। अभी ये बता चाहिए, ये जूनियर क्लास के लिए आता है। आप 10th क्लास के बच्चे का टॉपिक है तो आपको सार्थक का मतलब पता होगा कि सही अर्थ है। यहाँ पर वाक्य के सार्थक समूह को ही हम, शब्दों के सार्थक समूह को ही हम वाक्य कहेंगे। अभी हमारे रचना के आधार पर 3 है: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य का दूसरा नाम साधारण वाक्य भी है। मिश्र वाक्य का दूसरा नाम मिश्रित वाक्य भी है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। हमें पहचान होनी चाहिए कि रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं: सरल, संयुक्त और मिश्र। सरल का दूसरा नाम साधारण भी है और मिश्र का दूसरा नाम मिश्रित वाक्य भी है। तो ये हमें पहचान होनी चाहिए। फिर हमें पहचानना कि सरल वाक्य क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य क्या होते हैं और मिश्र या मिश्रित वाक्य क्या होते हैं। इनको हम अच्छी तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे सरल वाक्य। सबसे पहले हम सरल वाक्य सीखेंगे। सरल वाक्य का मैंने बताया दूसरा नाम साधारण वाक्य भी है। सरल वाक्य क्या होता है? एक उद्देश्य और एक विधेय। उसमें एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। ये पहली वीडियो में आ चुका है। उद्देश्य होता है जिसके बारे में कहा जाए और विधेय होता है उद्देश्य के बारे में कहा जाए। डेफिनेशन है: अनेक उद्देश्य और एक विधेय। अनेक उद्देश्य और अनेक विधेय। अनेक उद्देश्य और अनेक विधेय, लेकिन संबंध बराबर। अभी हमें कंफ्यूज लग रहा है कि ये है क्या चीज, लेकिन बहुत आसान है। हम सरल तरीके से समझाएंगे। देखो, सरल वाक्य में ये 3 चीज आती है: एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है वाक्य में। लेकिन अनेक उद्देश्य भी हो सकते हैं और एक विधेय भी हो सकता है। सरल वाक्य में अनेक उद्देश्य भी हो सकते हैं, अनेक विधेय भी, मतलब एक से ज्यादा उद्देश्य भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा विधेय भी होते हैं। लेकिन क्या है मेन पॉइंट कि उनका संबंध बराबर होना चाहिए। अब हमने 3 चीज सीखी है यहाँ पर साधारण में, लेकिन हम तीनों चीजों जो हमने सीखी है उनका हम एक एक उदाहरण समझेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि सरल वाक्य है क्या चीज। देखेंगे एक उद्देश्य और एक विधेय। उदाहरण के तौर पर समझेंगे। पहले, मोहन किताब पढ़ता है। मोहन कर्ता उद्देश्य है, पढ़ता है क्रिया विधेय है। यानी मोहन काम करने वाला है और उद्देश्य के बारे में कहा जाए वो विधेय होता है। यहाँ पर एक उद्देश्य हो गया, एक विधेय हो गया, तो सरल साधारण वाक्य हो गया। ये डेफिनेशन सिद्ध हो गई यहाँ पर। दूसरा, अनेक उद्देश्य और एक विधेय। मोहन और सोहन दिल्ली गए हैं। क्या बात है। कई बार बच्चे और समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर मोहन और सोहन 2 उद्देश्य हो गए। एक उद्देश्य ये, दूसरा उद्देश्य ये। गए हैं, दिल्ली गए हैं, एक विधेय हो गया। मैंने यहाँ डेफिनेशन अनेक उद्देश्य और एक विधेय, तो एक से ज्यादा उद्देश्य हो गए और एक विधेय हो गया। लेकिन काम दोनों एक साथ करें कि दोनों एक साथ दिल्ली जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने संबंध बराबर बताया था। तीसरा है मोहन सोहन
और राजू साथ साथ पढ़ते और लिखते हैं। मोहन, सोहन और राजू साथ साथ पढ़ते और लिखते हैं, या कोमा लगा सकते या और खेलते कूदते हैं। देखो, मोहन एक उद्देश्य, सोहन दूसरा उद्देश्य, राजू तीसरा उद्देश्य, तीन हो गए। यहाँ पर तीसरे वाक्य में हमारी तीसरी डेफिनेशन सिद्ध होती है कि अनेक उद्देश्य हो गए, दो से ज्यादा, अनेक विधि हो गई। पढ़ते खेलते क्रिया है, लेकिन साथ साथ खेलते कूदते क्रिया। ये नहीं है कि मोहन कहीं जा रहा है, सोहन कहीं जा रहा है और रोज राजू कहाँ जा रहा है। तीनों बच्चे हैं, तीनों एक साथ तो पढ़ते लिखते हैं और एक साथ ही खेलते कूदते। मतलब है तो अनेक, लेकिन कार्य साथ हो रहा है। मैंने बेटा पहले बताया था कि अनेक उद्देश्य अनेक विधि। ये अपनी अपनी नोटबुक में भी राइट कर सकते हैं सरल वाक्य की डेफिनेशन की। देखो फिर से समझाती हूँ। एक उद्देश्य एक विधेय होता है वाक्य में, ये भी हो सकता है। अनेक उद्देश्य एक विधेय भी हो सकता है, या अनेक उद्देश्य और अनेक विधेय भी हो सकता है। ये तीनों के तीनों वाक्य हमारे सरल वाक्य हैं। कई बार क्या होता है कि बच्चे बड़ा वाक्य समझ के उसको संयुक्त और मिश्र वाक्य में समझ जाते हैं। ये नहीं है, हमने इसके रूल नियम समझने हैं, तब हमें अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। जो ग्रामर हमारी हिंदी की बेटा, चाहे इंग्लिश की हो चाहे हिंदी की हो, हमने उनके रूल नियम के अनुसार ही पढ़ना है, रटना नहीं है। हमने जो रूल समझ में आ गए तो हमारे कहीं से भी कोई भी कुछ ना जाए, हम उसको सोल्व कर सकते हैं। तो हमने, मेरे को लगता है कि आपको सरल वाक्य अच्छे से समझ में आएगा। एक बार फिर रिवाइज करती हूँ। मोहन किताब पढ़ता है, मोहन एक उद्देश्य है, पढ़ता है क्रिया है, विधेय है। तो पहला जो पहली डेफिनेशन को सिद्ध करता है कि एक उद्देश्य एक विधेय, सरल वाक्य। मोहन और सोहन दिल्ली गए हैं, दोनों तो हैं, दो उद्देश्य तो हैं, लेकिन दोनों ने एक ही कार्य किया है, दिल्ली का जाने का एक ही विधेय। दूसरा वाक्य दूसरी डेफिनेशन में सिद्ध होता है। मोहन, सोहन और राजू साथ साथ पढ़ते और लिखते हैं और खेलते कूदते हैं। तीन तो उद्देश्य है, मोहन अलग है, सोहन अलग है, राजू, लेकिन वो कार्य साथ साथ कर रहे हैं। साथ साथ पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं और खेलते कूदते भी हैं। दो विधेय हैं, दो कार्य कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ काम कर रहे हैं, इसलिए उनका आपस में संबंध स्थापित होता है। मैंने बताया था कि बराबर, कि उसका संबंध बराबर होगा, स्थापित होगा। तो यहाँ पर सरल वाक्य है। तो सरल वाक्य आपको समझ में आ गया होगा कि सरल वाक्य है क्या चीज। बिल्कुल साधारण सिंपल वाक्य होता है, लेकिन एक या अनेक उद्देश्य विधेय इसमें दोनों तरीके से हो सकते हैं। सेकंड आपका है, पहला हमारा क्या था, सरल वाक्य, जो हमें अच्छी प्रकार से समझ में आ गया है। फिर इनका रूपांतरित रूप करेंगे, हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा हमारा संयुक्त वाक्य। देखो संयुक्त वाक्य, दो साधारण वाक्य, दो सरल वाक्य, दो सरल वाक्य किसी योजक चिन्ह से जुड़े होंगे। दो सरल वाक्य होंगे, योजक चिन्ह मैंने बताया था कि और, परंतु, अथवा, इसलिए क्योंकि ये योजक चिन्ह है। तो दो सरल वाक्य होंगे, साधारण वाक्य होंगे और किसी योजक चिन्ह से जुड़े होंगे। समुच्चय बोधक वह भी बोल सकते हैं या योजक चिन्ह भी बोल सकते हैं। लेकिन दोनों वाक्य योजक चिन्ह हटने के बाद पूर्ण होंगे, पूर्ण अर्थ देंगे या पूर्ण होंगे, वही चीज है। आपने समझ में, दो वाक्य होंगे, दो सरल वाक्य होंगे, समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होंगे। लेकिन यदि हम समुच्चय बोधक जो अव्यय होता है उसको यदि हटा देंगे, दोनों वाक्य स्वतंत्र होंगे, दोनों वाक्य पूर्ण होंगे। इसमें ये पहचान का तरीका है कि दोनों वाक्य स्वतंत्र होंगे, किसी के ऊपर कोई भी डिपेंड नहीं होगा। योजक चिन्ह हो सकते हैं उसमें, लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, या, इसलिए आदि। लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, इसलिए, या, आदि,
आदि मतलब और भी हो सकते हैं। ये समुच्चय बोधक अव्यय से दो वाक्य जुड़े होंगे। दोनों वाक्य यदि समुच्चय बोधक अव्यय हम हटाते हैं तो दोनों वाक्य अपने आप में स्वतंत्र होंगे, परिपूर्ण होंगे। दोनों वाक्य अधूरे नहीं होंगे, एक वाक्य दूसरे पे डिपेंड नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर मैं समझाती हूँ। राम मेरा अच्छा मित्र है लेकिन मेरे साथ नहीं रहता। लेकिन मेरे साथ नहीं रहता। देखो, राम मेरा अच्छा मित्र है एक साधारण वाक्य है, मेरे साथ नहीं रहता दूसरा साधारण वाक्य है, लेकिन योजक चिन्ह के साथ जुड़ा हुआ है, अव्यय के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन के साथ। राम मेरा अच्छा मित्र है स्वतंत्र है कि राम मेरा अच्छा मित्र, अकेला वाक्य लिखेंगे, स्वतंत्र है, पूर्ण है। मेरे साथ नहीं रहता, ये भी वाक्य पूर्ण है, इसका इसके साथ कोई संबंध नहीं है, दोनों वाक्य अपने आप में पूर्ण है। लेकिन योजक चिन्ह ये अव्यय लगने के बाद ये संयुक्त वाक्य होता है। और बहुत सारे उदाहरण हैं। आप खाना खाए और आराम करें। आप खाना खाएं पूर्ण वाक्य, आराम करें पूर्ण वाक्य। दो वाक्य सरल वाक्य बिल्कुल साधारण, आप खाना खाएं सरल वाक्य, आराम करें सरल वाक्य है। और योग और समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं दोनों वाक्य, तो संयुक्त वाक्य है। और उदाहरण है, आसमान में बादल छाए और बिजली चमकने लगी। आसमान में बादल छाए और बिजली चमकने लगी। देखो, बिजली चमकने लगी एक वाक्य साधन, आसमान में बादल छाए एक वाक्य साधन। यदि हम इसमें से योजक चिन्ह हटाते हैं, आसमान में बादल छाए अलग वाक्य एक, बिजली चमकने लगी दूसरा वाक्य है, दोनों साधारण वाक्य है। लेकिन हमने इसमें से यहाँ क्या हटा दिया है, समुच्चय बोधक अव्यय हटा दिया गया है, तो ये दोनों वाक्य अपने आप में पूर्ण है। यदि हम इसके बीच में समुच्चय बोधक अव्यय जोड़ते हैं, दोनों वाक्यों को जोड़ते भी है ना, दोनों सरल वाक्य को, तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य का रूप ले लेता है। समझ में आ गया होगा, दो वाक्य किए हमने, सरल वाक्य, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र। अब हमारा तीसरा है मिश्र। हम इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे ट्रिक के साथ। मिश्र को मिश्रा जी बोलेंगे, मिश्रा जी, मिश्रा जी के नाम से पहचानेंगे हमें। जहां पर भी जय मिश्रा जी के नाम से पहचानेंगे। आपको याद करने का तरीका है कि मिश्रा जी हमारे घर पे आए हैं, किसी का नाम है, तो बड़े जो आदर सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम जी लगाते हैं, तो ये हमारा बड़ा है, तो हम इसके लिए जी का प्रयोग करेंगे। देखो, इसके पहचानने के लिए आएंगे जय से शुरू होने वाले शब्द, जय से शुरू होने वाले शब्द कितने हैं? जैसे जो, जिसे, जब, जिसके, जिनके, मतलब कितने भी हैं, तो बेटा वहां पर आंख बंद करके मिश्र वाक्य लिख दे। जिसे, जो, जहां, जिनको, जिसे, जिनसे, जहां पर भी जैसे शुरू होने वाले शब्द मिल जाए आपको, वहां पर आप मिश्र वाक्य ही लिख देना। 100% आपका मिश्र वाक्य आएगा यहाँ पर, कि आपका 100% मिश्र वाक्य ही आएगा। कहाँ से? जैसे। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमारे जैसे शुरू भी नहीं होते और मिश्र वाक्य है, हमको हम कैसे पहचानेंगे? आपको तो बड़ी इजी लगा कि हमने मिश्रा जी याद कर लिया और जहां पर भी जैसे शुरू होने वाले शब्द हम मिश्र लगाए, ये तो है ही है। लेकिन कुछ शब्द, कुछ वाक्य ऐसे हैं जो हमारे जैसे शुरू भी नहीं होते और मिश्र वाक्य कहलाते हैं। इसके लिए हमने इसके मिश्र वाक्य की बेटा डेफिनेशन भी पढ़नी पड़ेगी। इतना आसान नहीं है कि हमने जैसे वाले शब्द कर दिए, तो हमने इसकी डेफिनेशन के साथ साथ एक ट्रिक भी करेंगे। ये तो ट्रिक थी एक, लेकिन मिश्र वाक्य क्या है? दो वाक्य जुड़े होते हैं, किसी
अव्यय से, समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। लेकिन दोनों वाक्य लिखने याद करेगा तो श्रेय आश्रित, एक वाक्य है दूसरे के ऊपर आश्रित रहेगा। अब ये आश्रित क्या है? डिपेंड। आश्रित क्या है? उसके ऊपर डिपेंड है, उसके बिना वो वाक्य अधूरा है। मतलब एक वाक्य दूसरे के बिना अधूरा है, वाक्य जो है एक दूसरे के बिना अधूरा है। ये हमारी पहचान है इसमें। इसका मैंने बताया था मिश्र श्रेय आश्रित बनता है, एक वाक्य दूसरे पर आश्रित रहेगा और जैसे शुरू होने वाले तो शब्द आएंगे ही 100%। जैसे शुरू होने वाले शब्दों के लिए आप मिश्र वाक्य लिख सकते हैं, लेकिन कुछ शब्द वाक्य ऐसे हैं जो हमारे जैसे शुरू नहीं होते, उसको मिश्र वाक्य हम कैसे पहचानेंगे? उसको मिश्र वाक्य पहचानने के लिए दो वाक्य तो होंगे इसमें और समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होंगे, लेकिन दोनों वाक्य अपूर्व, एक वाक्य दूसरे के ऊपर आश्रित रहेगा, मतलब उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। देखो, मुझे बताया कि मोहन बीमार है। देखो इसमें किया गया समुच्चय बोधक अव्यय आ गया कि यदि परंतु चूंकि वाले शब्द आएंगे ज्यादातर मिश्र वाक्य में। मुझे बताया मोहन बीमार है, ये तो मोहन बीमार है वाक्य है साधारण सरल, लेकिन ये किस पे डिपेंड है? मुझे बताया, किसको बताया? मुझे बताया कि मोहन बीमार है, एक वाक्य दूसरे पर। मुझे क्या पता था? यदि मुझे कोई बताता नहीं तो मुझे पता ही था कि मोहन अच्छा है, बीमार है, सुखी है, दुखी है। तो मुझे बताया है मोहन बीमार है, तो मोहन बीमार है, मुझे बताया है, मैं किस पे डिपेंड हूँ? बताने पर। मोहन बताया है तभी तो एक वाक्य दूसरे के ऊपर डिपेंड होगा। जैसे ही बारिश हुई बिजली चमकने लगी, बिजली चमकने लगी। यहाँ पर तो आपने देखना ही नहीं किसी दूसरे पे डिपेंड कौन है क्या नहीं, हमने जय देख लिया। जैसे ही बारिश हुई बिजली चमकने लगी, बारिश होने के बाद क्या होगी? बिजली चमकने लगी। बिजली बारिश के बाद हुई तो एक वाक्य दूसरे पे डिपेंड है, हमने इसको देखना ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जय आ गया। जैसे शुरू होने वाले शब्द जहां पर आते हैं वाक्य वो मिश्र वाक्य में ही होते। जैसे ही आंधी आई धूल उठने लगी, जैसे ही आंधी आई धूल उठने लगी। देखो, धूल कब उठने लगी? आंधी के बाद ही उठने लगी। धूल किस पे डिपेंड? आंधी आएगी तभी तो उठेगी, डिपेंड भी है और जय भी आ गया। दोनों चीजें हैं, हम दोनों तरीके से समझेंगे, हमने कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल भी आसान तरीके से समझेंगे। तो बेटा हमने सीखा था आज रचना के आधार पर वाक्य। सबसे पहले था हमारा सरल वाक्य, दूसरा था हमारा संयुक्त वाक्य, तीसरा था हमारा मिश्र वाक्य। देखो हमने सिर्फ पहचान सीखी, इसमें पहचान के बाद ऐसे भी होता है कि हम सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में कैसे बदलते हैं, संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में कैसे बदलते हैं, और सरल वाक्य को तीनों वाक्यों में कैसे बदलते हैं मिश्र वाक्य में, ये हम समझेंगे। लेकिन हमने मैं एक बार रिवाइज करते हैं। सरल वाक्य साधारण सिंपल वाक्य होता है जिसमें एक भी उद्देश्य हो सकता है, दो भी उद्देश्य हो सकते हैं और दो से ज्यादा उद्देश्य भी हो सकते हैं। एक विधेय होता है, एक से ज्यादा विधेय भी हो सकते हैं, जो मैंने पहले समझा था। संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि दो वाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं और दोनों वाक्य यदि हम समुच्चय बोधक अव्यय को हटाते हैं तो अपने आप में पूर्ण हो जाते हैं या स्वतंत्र हो जाते हैं। स्वतंत्र का मतलब है वे दूसरे के गुलाम नहीं है। लेकिन मिश्र वाक्य में मैंने बताया था, मिश्र को हमने मिश्रा जी के हिसाब से समझना है कि जहां से जय वर्ण से शुरू होने वाले जितने भी वाक्य हैं वे तो मिश्रित वाक्य में आएंगे। लेकिन और पहचान है कि मिश्र वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय से तो जुड़े होंगे वाक्य, लेकिन दोनों वाक्य एक दूसरे पर डिपेंड होंगे, आश्रित होंगे। दोनों वाक्य
एक वाक्य दूसरे पर आश्रित होगा तो वह स्वतंत्र नहीं होगा, मतलब वो गुलाम होएगा। उस पर गुलाम है, आश्रित है तो गुलाम है, उस पर डिपेंड है तो हम उसके गुलाम है। यहाँ पर तो गुलाम होएगा, यहाँ पर स्वतंत्र होएगा। यहाँ पर स्वतंत्र, यहाँ पर एक दूसरे का गुलाम होएगा। और यहाँ क्या होगा, उद्देश्य और विधेय सिंपल साधारण वाक्य होगा। अब हम आपके सामने 3 वाक्य देती हूँ और आप मेरे उत्तर से पहले आप बताना कि सरल वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य क्या है और मिश्र वाक्य क्या है। पहले मैंने समझाया था सरल, संयुक्त, मिश्र वाक्य। अब मैं देती हूँ, यदि तुम दिल्ली जाओ तो मुझे भी ले जाना। सीता ने खाना खाया और सो गई। सीता खाना खाकर सो गई। मेरे लिखते ही आपको शायद आंसर आ गया होगा, तो मेरे आंसर से पहले आप अपने दिमाग में या अपनी नोटबुक में अपना आंसर राइट कीजिए और जब मैं इसका आंसर बताऊं तो आप चेक करें कि आपको कितना समझ में आया। पहला है हमारा वाक्य, यदि तुम दिल्ली जाओ तो मुझे भी ले जाना। देखो, यदि मैंने बताया था सचिन का प्रयोग हुआ, यदि तुम दिल्ली जाओ एक वाक्य है, मुझे भी ले जाना। तुम किस पे डिपेंड हो? दूसरे पे डिपेंड हो, जो दिल्ली जाने वाला उस पे डिपेंड हो ना, गुलाम हो उसके साथ जा रहे हो, स्वतंत्र नहीं हो, अकेले नहीं हो, उससे उस पर आश्रित हो कि तुम दिल्ली जाओ तो मुझे भी ले जाना, उसके साथ हो, उसके गुलाम हो, उसके आश्रित हो। तो मैंने बताया था कौन सा वाक्य आ गया आश्रित पे, मिश्र वाक्य। कितने बच्चों का ठीक है, चेक करना सभी, वेरी गुड। सीता ने खाना खाया और सो गया। सीता ने खाना खाया और सो गई। सो गई अलग वाक्य है, सो गई साधारण वाक्य है। सीता ने खाना खाया एक वाक्य और किसी और समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा हुआ है। दोनों वाक्य क्या है, सीता ने खाना खाया स्वतंत्र है, सो गई स्वतंत्र है और साधारण वाक्य है। तो दोनों वाक्य स्वतंत्र हो, साधारण हो तो हमारा संयुक्त वाक्य है। वेरी गुड। किसका जितना अच्छा मिलेगा, वेरी नाइस। इसी का हमने बदला है, सीता खाना खाकर सो गई। सीता खाना खाकर सो गई। सीता उद्देश्य है, सो गई एक विधेय है, कोई योजक चिन्ह है, सिंपल साधारण वाक्य है। तो ये क्या हो गया, साधारण वाक्य या सरल वाक्य। तीनों वाक्य ठीक है। जिस बच्चे के यहाँ पर तीनों वाक्य ठीक हो गए, उस बच्चे को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया। और बाय चांस किसी बच्चे का एक गलत भी हो गया, 2 भी गलत हो गया, तो मायूस मत होना, वीडियो को दूसरी बार देखना अच्छे तरीके से, आपको अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका रूपांतरित रूप लेके आएंगे, लेकिन रूपांतरित रूप देखने से पहले ये चीज़ आप क्लियर कर लेना कि सरल वाक्य आपको पहचान नहीं होगी तो बेटा आप बदल नहीं सकते उसका रूप। तो हमने सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य बहुत आसान तरीके से समझना है, रूल रेगुलेशन के साथ समझना है। न तो हमने रटना कि कई बार बच्चे होते हैं व्याकरण की बुक उठा लेते हैं, ऐसे पढ़ने लग जाते हैं, ये सरल वाक्य है, ये संयुक्त है, ये मिश्र, कंफ्यूज रहते हैं वे हमेशा। वो ऐसे एडजेक्टिव नहीं आते, जैसे हैं वैसे आपकी बुक से नहीं आते कभी भी एग्जाम में। तो आप रूल रेगुलेशन से उसको पढ़ोगे तो आप आपकी परीक्षा में कोई भी कैसे भी दे दो तो आप उसको आंसर दे सकते हैं। तो हमने इसको रूल और नियम के अनुसार ही पढ़ना है, सरल, संयुक्त, मिश्र वाक्य को अच्छे तरीके से। तो इस वीडियो के बाद हम इसका रूपांतरित रूप करेंगे। रूपांतरित रूप सीखने से पहले आप इस वीडियो से 4-5 अपने आप या आप अपनी बुक से वाक्य लिखेंगे और उसको टैली करेंगे कि उसको पहचान करेंगे कि सरल, संयुक्त, मिश्र वाक्य क्या होता है। तो मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छी प्रकार से। नेक्स्ट वीडियो में इसी वाक्य की दूसरी वीडियो के साथ हम आते हैं। सभी के लिए थैंक यू।